मुस्तफा, ये पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4 है, फुल फ्लैज पास पेपर है, स्प्रिंग 19 में आया हुआ है। चाह रहा हूं कि ये वाला सवाल करवा दूं। Mustafa Ali and Zain are partners of a resident firm in Pakistan under the name and style MAZ Enterprises, yani Maze, which is engaged in manufacturing and local supply of auto spare parts. All partners have equal share of profit and losses in the firm. Following information has been extracted from accounting record of Maze for the tax year 20x9. Sales है 140,400 की, कॉस्ट ऑफ सेल है 91260, ग्रॉस प्रॉफिट है 49140, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस है 21430, फाइनेंस चार्ज है 15740, टोटल एक्सपेंस उसने बता दिया 37170, और अदर इनकम ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ये उसने पूरा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। उसके बाद उसने हमें बताया है एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने कहा है the above accounts have been prepared on cash basis and stock in trade have been valued on the prime cost method. However, the partner want to change the method of accounting from cash to accrual. इसके बाद से फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर कोई कैश एक्रूवल बेस पर जाएगा तो फिर प्राइम कॉस्टिंग मेथड को यूज नहीं कर सकता, उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही पॉइंट यहाँ पर भी हाईलाइटेड है कि भाई वो कैश एक्रूवल बेस पर चल रहा है, जिसका मतलब है अब प्राइम कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल करेगा। दूसरे पॉइंट में वो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ यूज मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। एक मशीन है जो चाइना से इंपोर्ट की है, यूज मशीन है, 21,10,000 रुपए की, इसको कॉस्ट में शामिल किया है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एसेट हो तो उसको एज डिडक्शन अलाउ नहीं होती, अलबत्ता उसकी डेप्रिसिएशन एज डिडक्शन अलाउ होती है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था कि भाई उसकी डेप्रिसिएशन एज डिडक्शन अलाउ होगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गए तीसरे नंबर पे जी, डेप्रिसिएशन एज डिडक्शन अलाउ होगी। ₹21,10,000 the cost includes payment of custom duty of ₹90,000, income tax of ₹1,10,000 to the collector of custom। अच्छा, इसकी कॉस्ट में 90,000 रुपए तो शामिल है कस्टम ड्यूटी और 1,10,000 इनकम टैक्स शामिल है। आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स कॉस्ट में शामिल नहीं। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस में क्या शामिल है? 3,80,000 रुपए लोकल होटल में एक ईद मिलन पार्टी की है, वो शामिल है। अच्छा जी, फिर अब ये वाला खर्चा इनकम में से माइनस हुआ है। टैक्स वाले क्या कहते हैं? टैक्स वाले कहते हैं भाई एंटरटेनमेंट का खर्चा है, कस्टमर और एम्प्लॉय का था, करने की इजाजत है। पेमेंट ऑफ अ फिक्स मंथली रेम्यूनरेशन है 1.5 लाख रुपए। सर जी, ये सैलरी मिल रही है 1.5 लाख रुपए की। आपको पता होना चाहिए एओपी अपने अपने पार्टनर को सैलरी नहीं दे सकता, अगर जो माइनस हुई होगी तो एड बैक करनी पड़ेगी। सर जी, 1,80,000 रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदा, उसकी यूजफुल लाइफ 15 साल। सर जी, सॉफ्टवेयर है, अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन लेस करेंगे, इसने तो पूरे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को ही लेस कर दिया। फिर उसके बाद आ गया फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस कितने थे? 3,60,000 रुपए के फाइनेंस चार्जेस थे। वो कहता है ये फाइनेंस चार्जेस और फाइनेंस इनकम को नेट किया हुआ, इसको डील करेंगे, फाइनेंस चार्जेस जो है उसको भी काउंट फॉर करेंगे। वो कहता है जी ये आप इसकी टोटल इनकम टैक्स इनकम और टैक्स पेबल बताएं मेज का यूजिंग द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा जी,
अब उसने हमें बड़ा क्लियरली बता दिया कि आप एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को यूज करें। यहाँ पर हम नाम लिख देंगे MAZE। यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं। सर जी असल में सारी वर्किंग है इनकम फ्रॉम बिजनेस की। हम यहाँ पर वर्किंग शुरू करते हैं। वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस। वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस। अकाउंटिंग प्रॉफिट है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है सर? 1387। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? प्राइम कॉस्टिंग मेथड के मुताबिक जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको निकाल देंगे और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के मुताबिक जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको इन कर देंगे। सर जी प्रॉफिट के अंदर जो प्राइम कॉस्टिंग मेथड है, आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट में ऐड हो रहा होता है। क्लोजिंग स्टॉक जिसको निकालना है उसको लेस कर दो और जिसको इनकॉर्पोरेट करना है उसको ऐड कर दो। जी भाई कितना आ गया? 1300 इसको ऐड कर दिया। उसके बाद आप आगे आ जाओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल है मशीनरी। सर जी आपको पता होना चाहिए मशीनरी तो इनकम में से माइनस नहीं होनी। इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर देंगे और लेस क्या कर देंगे? लेस कर देंगे इनिशियल अलाउंस। लेस होगा या नहीं? सर यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी है तो इनिशियल अलाउंस माइनस होगा या नहीं? होगा। इंपोर्टेड है, चाइना इंपोर्टेड है, पाकिस्तान में यूज नहीं है तो भाईजान इसका इनिशियल अलाउंस लेस होगा। कितना है? सबसे पहले तो 2110000 में से इनकम टैक्स लेस करें। ठीक हो गया। अब इसका 25% इनिशियल अलाउंस है। कितना हो गया? 5 लाख इनिशियल अलाउंस लेस हो गया। फिर इसकी डेप्रिसिएशन लेस कर दे। जी भाई बताइएगा। 1500 का 225 डेप्रिसिएशन लेस कर दी। ये सर ये वाली एडजस्टमेंट हम कर दी। एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस की बात करें। सर जी ईद मिलन पार्टी, सर ये वाला खर्चा अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ है। टैक्स वाला कह रहा है माइनस करना है या नहीं करना? करना है। तो भाईजान अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ है, टैक्स वाला कहता है माइनस करो, तो ये तो अलाउड एज डिडक्शन है, इसका कुछ भी नहीं होगा, इसको इग्नोर कर। दूसरे नंबर पे आ गया सैलरी। कितनी है सैलरी? 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 पार्टनर है, 12 महीने जी, 5.4 मिलियन। इसे क्या कर दिया? ऐड बैक कर दिया जो लेस किया हुआ। फिर उसके बाद आ गया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर।
पहला तो काम ये करे ना, इसने माइनस किया हुआ इसे क्या कर दे, ऐड बैक कर, और उसके बाद क्या करें, उसके बाद डेप्रिसिएशन कहना है, नहीं यार, अमोर्टाइजेशन कहना। जी अमोर्टाइजेशन कितनी होगी, अमोर्टाइजेशन होगी 1,80,000 डिवाइडेड बाय 50। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर दूं, शाबाश, नहीं करना, डेज की बेस पे करना है। जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, ये 181 डेज बनते हैं, डिवाइड बाय 365 जी 5.95। मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? जी सर। पेमेंट ऑफ ₹180 फ्रॉम फॉर परचेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑन 1 जनवरी 2019। द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 15 ईयर। ये वाली एडजस्टमेंट मैंने कर ली। आखिरी एडजस्टमेंट जरा ज्यादा ध्यान से सर, फाइनेंस, अच्छा मेरी बात सुनना, एक था इंटरेस्ट इनकम 360 की, एक था इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस था 15,740, 16,100 का। इंटरेस्ट एक्सपेंस था 16,100 का, इंटरेस्ट इनकम थी 360 की। इसने इन दोनों को नेट कर दिया और 15,740 से इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया। क्या ऐसे करना चाहिए था भाईजान? बात ये है, ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये प्रॉफिट ऑन डेट है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, ये सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा। इसने इस इनकम को बिजनेस के एक्सपेंस के साथ नेट कर दिया, नहीं करना चाहिए। इसने फाइनेंस चार्जेस को 360 से कम कर दिया, हम फाइनेंस चार्जेस 360 से बढ़ा देंगे। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एक्सपेंस को कम किया ना, हमने एक्सपेंस को बढ़ा देना, 360 मजीद लेस कर देंगे। तो सर जी समझ आ गई है? ये सर, ये सारी एडजस्टमेंट्स आपके साथ कर ली, कोई एडजस्टमेंट नहीं रह गई। मुझे जरा टोटल करके बताइए क्या आ गया जी। दोबारा देखें यार, फाइनेंस चार्जेस हो गए, मशीनरी प्लस की है, 500 लेस की है, ये लेस की है, ये 217
6। चलो ये आपका आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस 2176। अच्छा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी था यार, ये जो आपने किया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सर जी प्रॉफिट ऑन डेट 3,60,000 है। उसने कहा 3,60,000 भी वो है जिसपे 10% टैक्स डिडक्ट हुआ है, डिवाइडेड बाय, यानी ये 90% है। जी बताइएगा। और पॉइंट समझ आ रहा है? 4 लाख हो गया सर जी, ये टोटल इनकम आ गई 22,169। इसमें ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है 400, फिर लेस कर देंगे तो ज़कात WWF WPPF एजुकेशनल एक्सपेंस तो नहीं है, तो ये क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। कितनी आ गई? 21,769। सर इससे अगला स्टेप है टैक्स लायबिलिटी निकालना। इंडिविजुअल है, एओपी है सर, ये एओपी है पेज 53। नॉन सैलरीड वाला ऊपर वाला टेबल देख के बताइएगा 21,769। एट नहीं सर, हाई सर चार्ज को अलहदा लाइन आइटम के तौर पे लिखना होता है। 8886, बस ये 8886 आ गया आपका टैक्स लायबिलिटी। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम, सर जी 4 लाख रुपए की इनकम हुई थी, इस पर टैक्स लगा लीजिए 15% के हिसाब से, तो कितना बन गया? 60,000 रुपये। अच्छा जी, ये तो आपका टैक्स इनकम जितनी थी उस पर टैक्सेस तो लग गए। अब आ गया ये देखना जरा, ये 1,10,000 का इनकम टैक्स था, ये टैक्स कलेक्शन ऑन इंपोर्ट, ये लेस होना है, कितना है? 110 का। फिर उसके बाद इसने कहा था ये टैक्स डिडक्ट हुआ था 10%। टैक्स डिडक्टेड ऑन, टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। कितना आ गया सर? 40। अब सबसे लास्ट में यहां पर क्या कर दे? हाई अर्नर सरचार्ज कितना है? 8886 था, 889 कर दे। पॉइंट समझ आ गया है? सर जी ये सब कुछ कर दिया, यहां पर आ जाएगा टैक्स पेबल। जी 968
वो मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? ये टैक्स पेएबल आपके सामने आ गया, इस तरह से निकालना था। ये एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल है, इसका पार्ट बी है। वो भी कर लेते हैं सर। इसमें देखिएगा पार्ट बी है जैन का। Zain has received the following amount from his employment with the Hassan Pakistan Limited. जी सैलरी कितनी है? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 जी। रीइंबर्समेंट कितनी हुई है? 3,50,000 मेडिकल सर जी, मेडिकल फैसिलिटी है अंडर हेल्थ इंश्योरेंस एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और तीसरे नंबर पे क्या आ गया? ही परचेज अ कार फ्रॉम एचपीएल। कार सर जी, कार कितने की ली है? 1,10,800 की, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी है? 250 माइनस 1,10,800, कितने का फायदा हो गया? 139। तो मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 2539200। अब ये टैक्सेबल इनकम हो गई। अब इसका शेयर ऑफ एओपी लेना है। शेयर ऑफ एओपी कितना लूं सर जी? भैया ये तो टैक्सेबल इनकम है ना सर जी। अब गौर से देखना, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। इस इनकम में एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर है। तो मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अगर टैक्सेबल इनकम हो, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर हो, तो क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे सर जी। एक एम था, माज, अली, जैन, टोटल। सैलरी कितनी थी सर? 1.5 लाख रुपया पर पर्सन था ना। 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। ठीक हो गया? फिर आगे इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं थी ना। आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है? 21769। इसमें से 5400 लेस करके बैलेंसिंग फिगर निकालें जरा। 369। इसको डिवाइडेड बाय 3 करें। 5456 5456 5456। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा? जी सर। 7256 7256 7256। यार बात समझ गए हो? यहां पर ले लो 7256। अब यहां पर यहाँ एक काम करो, इस सब को भी मिटा दो। बिल्कुल सही कहा है भाई ने। 21769 को भी डिवाइड करते 3 पे तो यही आना था सर। इत्तेफाक ऐसा है कि सैलरियां भी बराबर है, इसीलिए बाय चांस आ गया। लेकिन मैं आपको ये रूल बता दूंगा, कभी सैलरी मुख्तलिफ हुई, शेयरिंग रेशियो मुख्तलिफ हुई तो गलत हो जाएगा। तो मैं तो आपको स्टैंडर्ड पर ही रखना है ना। पॉइंट पिक कर रहे हो, इसलिए मैंने उसको नहीं किया सर। शेयर ऑफ एओपी भी आ गया। फिर उसके बाद हम लिखना है टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस। जी बताइएगा।
9795 टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पस जी, टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पसेस 3497 एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी A over B into C 3497 divided by 9795 multiplied by 2539 G 90 मुश्किल तो नहीं लग रहा। बेसिकली इस तरह से इसको डील करना था, हैंडल करना था। ये सवाल था